आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए हमने इसे दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एंड इट्स टाइप्स। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिक्स्थ टॉपिक होता है मेटल कार्बोनाइल्स। सेवेंथ टॉपिक है लिगेंड्स एंड इट्स टाइप्स और लास्ट टॉपिक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी तरह सेक्शन बी चलेगा जिसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक सीखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हमें स्ट्रक्चर सीखने होंगे। और सेकंड टॉपिक होगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग को समझने के लिए हमारे पास तीन थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी होती है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड थ्योरी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड थ्योरी हमारे पास है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में CFT बोला जाता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में VBT बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हमें सेक्शन ए के बारे में पढ़ना है और इसमें पहला टॉपिक सीखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। लेट्स से हमारे पास क्रोमियम मेटल है। इस क्रोमियम मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। अब अमोनिया मॉलिक्यूल आता है और वो कहता है कि मुझे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के वैकेंट d ऑर्बिटल में प्लेस करने हैं। क्रोमियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्रोमियम के वैकेंट d ऑर्बिटल्स में रखना चाहता है और क्रोमियम उसे परमिशन दे देता है। जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, बदले में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेता है, तो इस तरह के वन साइडेड बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने अपने लोन पेयर क्रोमियम को दिए और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आया, इसने भी अपने लोन पेयर क्रोमियम को दिए और बॉन्ड बनाया। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल ने भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिए और बॉन्ड बनाया। ऐसे ही इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और बॉन्ड बनाया। सिमिलरली वन मोर मॉलिक्यूल ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया। एज अ रिजल्ट क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाता है and this +3 charge is neutralized by 3 times of Cl negative ion. So इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इनको किस तरह से लिखें, तो हमारे पास है क्रोमियम NH3 6 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर +3 चार्ज है and this +3 charge is neutralized by 3 Cl negative ions, जिन लिख सकते हैं Cr NH3 whole 6 Cl3। अब इसे दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास आयरन मेटल है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास Cn नेगेटिव आयन आता है और Cn नेगेटिव आयन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयरन के वैकेंट d ऑर्बिटल में प्लेस कर देता है और इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को देता है और उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम
दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की परमिशन दे रहा है, लेकिन बदले में उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। इस तरह के वन साइडेड शेयरिंग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड से बुलाया जाता है। सिमिलरली एक और Cn नेगेटिव आयन है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया और Fe के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। एक और Cn है, इसने भी बॉन्ड बनाया। एक और Cn है, इसने भी बॉन्ड बनाया। एक और Cn ने बॉन्ड बनाया। एक और Cn ने बॉन्ड बनाया। इस तरह इतने सारे Cn नेगेटिव आयन आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और आयरन के ऊपर -4 चार्ज आ जाता है। दिस -4 चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 4k प्लस चार्ज, जिससे हमें कंपाउंड मिला K4 FeCN6। सो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, या एनायंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से बुलाया जाता है। और वी कैन से दैट अ कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम forms coordinate bond with neutral molecules or anions, such compounds are known as coordination compound. इस बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल को समझेंगे। हमारे पास है निकल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड आती है जिसे अपने लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल में प्लेस करने हैं। अब CO के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। जब CO अपने इलेक्ट्रॉन्स निकल को शेयर करती है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से एक और CO अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, एक और CO इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, वन मोर CO इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। इस तरह निकिल ने 4 CO मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, जिस वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया। जब कोई चार्ज ही नहीं आया तो हमने किसी दूसरे आयन की हेल्प नहीं ली इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई हमें जो कंपाउंड मिला दैट इज NiCO4। तो डेफिनेशन क्या बनी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अ कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम form coordinate bonds with neutral molecules or anions, such compounds are known as coordination compound. अब क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों कंपाउंड्स में क्या चीज कॉमन है? कोई भी मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बना सकता है? तो इसका आंसर है जब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। सो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एलिमेंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सो आंसर इज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जब तक ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल देखा Cr NH3 Cl3, ये कंपाउंड अपने आयंस में टूटता है और बनाता है Cr NH3 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। अगर हम इसमें से Cl नेगेटिव आयन को देखें तो इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन, वाइल Cr NH3 3 पॉजिटिव अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है जो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में रखते हैं और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं।
यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रोमियम के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं और इसके साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर +3 चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसे केमिकल स्पीशीज जिनमें सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या एनायंस के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इस तरह के केमिकल स्पीशीज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में 2 पार्ट हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है, लेकिन इन दोनों पार्ट में से सिर्फ कैटायन ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, एनायन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऐसा पार्ट जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है K4 FeCN6। इस पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझें तो ये डिसोसिएट होता है और बनाता है 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। इसमें से पोटेशियम प्लस को बोलते हैं कैटायन, जबकि FeCN6 4 नेगेटिव हमारे पास है एनायन। अगर इस एनायन का स्ट्रक्चर बनाएं तो आयरन के पास 6 Cn नेगेटिव आयंस आते हैं जो अपने लोन पेयर आयरन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में रख देते हैं और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट आयरन पे आता है 4 नेगेटिव चार्ज विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 4K पॉजिटिव आयन। इसका मतलब हुआ K4 FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन उस कंपाउंड में से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिर्फ FeCN6 4 नेगेटिव ही बना रहा है। सो FeCN6 4 नेगेटिव को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन किया जाए? कॉम्प्लेक्स ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या एनायंस के साथ। जैसे यहां पर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है जो अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां पर सेंट्रल मेटल एटम आयरन है जो साइनाइड आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से तीसरे एग्जांपल को समझते हैं। हमारे पास है NiCO4। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, निकेल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में से ओनली कार्बन अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स देता है और कार्बन अपने लोन पेयर निकेल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में रखता है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। एज अ रिजल्ट इस पूरे कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं आता। जब कोई चार्ज नहीं होता तो उसे जीरो चार्ज बोला जाता है, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पे जीरो चार्ज होता है इसे बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए इसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा और इसका एग्जांपल है NiCO4। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसे बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, -4 चार्ज है, इसलिए इसे बोला जा रहा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से वो कॉम्प्लेक्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसे बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या है? अभी हमने इसको पढ़ा, एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या एनायंस के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह के केमिकल स्पीशीज को
कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इसे बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल सॉल्ट। क्वेश्चन बनता है कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास है पोटैश एलम, या फिर हमारे पास है मोहर सॉल्ट। जब भी दो सॉल्ट को एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो इस कॉम्पोजिशन को डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे पोटैश एलम का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। जब हम दो सॉल्ट्स को एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्पोजिशन को डबल सॉल्ट कहते हैं। इसी तरह से मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब क्वेश्चन बनता है कि यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डबल सॉल्ट पड़ने का क्या लॉजिक है, तो इस लॉजिक को समझेंगे। जनरली हमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए जाते हैं और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें एक कंफ्यूजन होती है कि जब भी दो कैटायंस होंगे तो क्या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कैटायंस हैं या वो डबल सॉल्ट के कैटायंस हैं। इट मींस अगर कभी किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो मेटल आयंस दिए गए हैं तो क्या वो दोनों मेटल आयंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं या वो दोनों डबल सॉल्ट बना रहे हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल को देखें तो यहां पे पोटेशियम भी मेटल है और साथ में आयरन भी मेटल है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या इसके अंदर पोटेशियम और आयरन मिलकर डबल सॉल्ट बना रहे हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंस को समझना होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली जब डिसोसिएट होते हैं तो अपने आयंस में टूटते हैं। जैसे ये कंपाउंड डिसोसिएट होकर बनाता है Cr NH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। अब ये पर्टिकुलर पार्ट फिर से डिसोसिएट होकर Cr6 अमोनिया नहीं बनाता है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा अपने आयंस में टूटता है और ये पर्टिकुलर आयन फर्दर अपने सब पार्ट्स में नहीं टूटता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम किसी डबल सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं तो वो हमेशा अपने सब आयंस में टूट जाता है। जैसे 2 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 24 टाइम्स ऑफ H2O। इसी तरह से मोहर सॉल्ट भी डिसोसिएशन करने पर अपने सब आयंस में टूट जाता है। जैसे Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा अपने कैटायन और एनायन में टूटता है। जैसे कि K4FeCN6 डिसोसिएट होकर बनाता है 4 टाइम्स ऑफ K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। अब ये पार्ट फर्दर डिसोसिएट होकर आयरन एंड 6Cn नेगेटिव आयन नहीं बनाता है। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये अंदर ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना चुका है। इसलिए कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आयंस में टूटेगा लेकिन ये आयन फर्दर अपने सब पार्ट्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब मेटल 4 लिगेंड के साथ जुड़ता है बनाता है Ml4। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स Ml4 बना होगा जिसमें एक मेटल और 4 लिगेंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। इसका
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बीटा 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां बीटा 4 का मतलब होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसका मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल into concentration of ligand each raised to the power of their stoichiometric coefficient। यहां पे 4 ligand है, that's why हम ligand की पावर 4 लगाएंगे। तो बीटा 4 की वैल्यू बनती है कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ligand की पावर 4। इसको समझेंगे कि ये स्टेप वाइज कैसे बना होगा। सबसे पहले मेटल एक ligand के साथ जुड़ा होगा और बना होगा मेटल लीगेंड। अब मेटल लीगेंड फिर से एक लीगेंड के साथ जुड़ा होगा, बना होगा मेटल लीगेंड 2। अब मेटल लीगेंड 2 जुड़ा होगा थर्ड लीगेंड के साथ और बना होगा मेटल लीगेंड 3। मेटल लीगेंड 3 जुड़ा होगा फोर्थ लीगेंड के साथ, तब बना होगा मेटल लीगेंड 4। इन चारों रिएक्शंस को बोलते हैं स्टेप रिएक्शंस और इनके कांस्टेंट को हम K1, K2, K3, K4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K1 की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। K2 की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह K3 की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइडेड बाय concentration of Ml2 into concentration of L। K4 की वैल्यू बनती है concentration of Ml4 divide by concentration of Ml3 into concentration of L। Let it be first equation, let it be second equation, let it be third equation and let it be fourth equation। अब हम इन चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इज इक्वल टू, जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम RHS साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। सिमिलरली Ml2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। सिमिलरली Ml3 डिवाइड बाय Ml2 into concentration of L multiplied by Ml4 divided by concentration of Ml3 into concentration of L। जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है इनको कट कर देंगे, Ml से Ml कट जाता है, Ml2 से Ml2 कट जाएगा, Ml3 से Ml3 कट जाएगा। तो अब वैल्यू हमारे पास बनती है K1 into K2 into K3 into K4 which is equal to concentration of Ml4 divided by concentration of M into concentration of L की पावर 4 और इसी को बोलते हैं बीटा 4। that is K1 into K2 into K3 into K4। इस वैल्यू को बीटा 4 के नाम से बुलाते हैं। तो जब भी आपको स्टेप कांस्टेंट्स की वैल्यू दी जाएगी, इन स्टेप कांस्टेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बीटा 4 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगर हम दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, log K1 K2 K3 K4 इज इक्वल टू log बीटा 4। इसका मतलब हुआ log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4 इज इक्वल टू log बीटा 4। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको log K1, log K2, log K3, log K4 की वैल्यू दी जाती है। इन सभी वैल्यूज का हम सम करते हैं तो हमारे पास log बीटा 4 की वैल्यू आ जाएगी और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहां से बीटा 4 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जब हम इस बीटा 4 का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा। The reciprocal of stability constant is known as instability constant और dissociation constant। इसका मतलब हुआ K का मीनिंग होता है 1 अपॉन बीटा 4।
समटाइम्स आपको न्यूमेरिकल्स इसी तरह के दिए जाते हैं जिसमें log k1, log k2, log k3, log k4 की वैल्यू दी जाती है। सबसे पहले आपको इन वैल्यूज का सम करना होता है। सम करने से आपको log बीटा 4 की वैल्यू मिलेगी। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको बीटा 4 की वैल्यू मिलेगी। अब इस बीटा 4 वैल्यू का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां से हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट k की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। वैसे तो फील्ड ये बहुत वास्ट फील्ड है जहां पे इनका एप्लीकेशन मिलता है, बट उस वास्ट फील्ड में से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। जैसे कि हमारे पास है ब्लड। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर हीम होता है और हीम एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन मिलता है विटामिन B12 में। हम विटामिन B12 का नाम बोलते हैं विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। तो नाम में ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होता है जो अलग अलग लीगेंड से जुड़ा हुआ होता है। थर्ड हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस में। आप सबने फोटोसिंथेसिस के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है एंड ग्रीन कलरिंग मैटर की वजह से ये प्रोसेस हो पाता है। इस ग्रीन कलरिंग मैटर को क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल प्रेजेंट है दैट इज मैग्नीशियम मेटल जिसके साथ अलग अलग लिगेंड्स जुड़े होते हैं और तब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह इसका एक और एप्लीकेशन हमें मिलता है दैट इज रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर इसलिए हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इन सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लीगेंड है उस लीगेंड का नाम होता है EDTA। EDTA इन मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है जिससे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं और हार्ड वाटर की हार्डनेस दूर हो जाती है। इसी तरह से मेटलर्जी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर के मेटल ओर्स हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलती हैं जैसे MCN4 जहां पे M का मतलब है गोल्ड मेटल या सिल्वर मेटल और ये मेटल हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलती हैं जिसके लिए हमें दूसरे कोई रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं और इन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं मेटलर्जी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें इन कंपाउंड्स को यूज किया जाए। एक और हमारे पास है, ये है मेडिसिन पर्पस के लिए। मेडिसिन में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन एक प्लैटिनम का बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने लोन पेयर प्लैटिनम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ दो क्लोराइड आयन हैं जो अपने लोन पेयर प्लैटिनम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट इस कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज आता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिस्प्लैटिन। इसका फॉर्मूला होता है Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। इसका नाम सिस क्यों पड़ा? क्योंकि दोनों लिगेंड्स सेम साइड पे आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों अमोनिया के लिगेंड्स प्लैटिनम के सेम साइड पर हैं या दोनों क्लोरीन के लिगेंड्स भी प्लैटिनम के सेम साइड पर हैं, इसीलिए इसे सिस्प्लैटिन के नाम से बुलाते हैं। और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसीलिए इसे एंटी कैंसर रिएजेंट कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बना था? ऐसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर बना के दिखाएं
जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इसका आंसर है, फॉर्मूला इज PT होल ट्वाइस Cl2। स्ट्रक्चर आपके सामने है और इस कंपाउंड का नाम होता है सिस्प्लैटिन। इतने सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि डेली लाइफ में कहां कहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है। और अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम होता है मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही एज अ लिगेंड प्रेजेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है NiCO4, similarly we have FeCO5, we have CrCO6, we have CO2CO8 और we have Mn2CO10। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट करती है एज लिगेंड, इन्हें बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। जैसे कि पहला मेटल कार्बोनाइल है NiCO4। इसमें निकल मेटल है जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रखता है और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली एक और CO, यहां भी CO और यहां भी CO। आप देख रहे हैं ये जो शेप बनती है, ये शेप है टेट्राहेड्रल और इसीलिए कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है टेट्राहेड्रल। सिमिलरली हमारे पास है FeCO5 जिसमें आयरन मेटल अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है। इसके साथ जुड़ने आता है CO। 5 CO के मॉलिक्यूल्स हैं, 3 CO मॉलिक्यूल्स प्लेन में हैं, एक CO अबव द प्लेन, दूसरा CO बिलो द प्लेन। ये जो शेप बनती है इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है CrCO6 जिसमें क्रोमियम अपने पास से वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है। 6 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने पास से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। इन चारों CO मॉलिक्यूल्स को हम एक प्लेन में दिखाएंगे। एक CO अबव द प्लेन है और दूसरा CO बिलो द प्लेन। इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है ऑक्टाहेड्रल। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है CO2CO8। कई बार इस कॉम्प्लेक्स को समझने में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि कुछ बच्चे इसे CO2CO8 लिख देते हैं। याद रखें, जब C कैपिटल और O स्मॉल होता है इसे कोबाल्ट कहते हैं। जब C कैपिटल और O भी कैपिटल होता है इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। लिखते समय आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि इसमें कोबाल्ट क्या है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों कार्बन और ऑक्सीजन को कैपिटल्स लिखा जाता है, जबकि कोबाल्ट के अंदर कार्बन को कैपिटल और ऑक्सीजन को स्मॉल लिखा जाता है। तो हमारे पास 2 कोबाल्ट के एटम्स हैं जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देते हैं। इनके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर है। सिमिलरली एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर है, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर है, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर है। हर एक कोबाल्ट के एटम के पास 3-3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड अबव द प्लेन होता है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को देता है, जबकि यहां दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बिलो द प्लेन है जो एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को देता है। तो इस तरह से CO2CO8 का स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह Mn2CO10 को समझें।
हमारे पास दो मैंगनीज के एटम्स हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं। 10 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से 5 मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एमएन को मिलेंगे, रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स सेकंड एमएन को मिलेंगे। तो एक एमएन हमारे पास इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस तरह से शेयर होगा। सिमिलरली दूसरा एमएन भी सीओ के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर करेगा। नेक्स्ट सीओ अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शेयर करेगा और नेक्स्ट सीओ इस तरह शेयर करेगा। सेम इस एमएन के साथ देखेंगे, यहां भी सीओ और यहां भी सीओ। अभी तक टोटल 6 सीओ के मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सीओ मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर लिया है। अब हमें जेड एक्सिस पर प्लेसमेंट करनी है। जेड एक्सिस पर सीओ के मॉलिक्यूल्स प्लेस होते हैं। सिमिलरली यहां भी सीओ के मॉलिक्यूल्स प्लेस होंगे, यहां भी सीओ का मॉलिक्यूल आएगा और यहां भी सीओ का मॉलिक्यूल आएगा। ये जो शेप बनती है इसे बोलते हैं Mn2CO10 और इस तरह हमारे पास ये मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन मेटल कार्बोनाइल्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। इस बॉन्डिंग को समझने के लिए पहले हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना होगा। हमारे पास कार्बन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसलिए ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और अपने ऑक्टेट को फुलफिल कर लेता है। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन से शेयरिंग करके इजीली मिल गए। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी बचे हुए हैं। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट करवा लेता है। तो इसका मतलब हुआ कार्बन ऑक्सीजन मिलकर एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास बच जाता है। ऑल्दो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी मेटल को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से ही कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर चुका है। इसीलिए इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट करे। लेकिन कार्बन के पास अभी भी एक पेयर बचा हुआ है, इसलिए ये अपना एक पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में रखता है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हम मेटल के साथ बॉन्डिंग में सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ही दिखाते हैं। यही रीजन है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने मेटल कार्बोनाइल्स के पढ़े हैं, उन सभी में हमने एरो को कार्बन से स्टार्ट करा है और निकल की तरफ दिखाया है। इट मींस मेटल की तरफ दिखाया है। सिमिलरली यहां भी हमने कार्बन से एरो को स्टार्ट किया और मेटल की तरफ इसे पॉइंट आउट किया। अगर हम इसे इस तरह से लिख देते हैं कि Fe, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है CO, यहां भी CO, इसी तरह यहां भी हमारे पास है CO और यहां भी CO, तो अब ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ हम बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की तरफ से मेटल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन तो किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाता। इन कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ कार्बन ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और यही इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैसे देता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास एक मेटल है जो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देता है।
यहां पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं जो कि एक p ऑर्बिटल में है। मेटल का वैकेंट d ऑर्बिटल है, जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हुए p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ शेयर करता है। क्योंकि ये शेयरिंग हेड ऑन होती है, इसलिए यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन साथ ही साथ कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स भी होते हैं और मेटल के पास d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में रखता है और इसके साथ करता है d पाई p पाई बॉन्डिंग। इस d पाई p पाई बॉन्डिंग से मेटल कार्बन का बॉन्ड पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग हमेशा मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, जिससे मेटल और लीगेंड के बॉन्ड के टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक बार से फिर से इस बात को समझें। मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन के पास ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बने हुए हैं और ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट किया हुआ है। कार्बन के पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर में सीखा था। कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसके p ऑर्बिटल में होते हैं। मेटल अपना वैकेंट d ऑर्बिटल दे रहा है, जबकि लीगेंड अपना p ऑर्बिटल दे रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। ऐसी बॉन्डिंग तो सभी कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है, जिसमें एक लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और मेटल अपना वैकेंट d ऑर्बिटल देता है। लेकिन इन मेटल कार्बोनाइल में इसमें एक स्पेशल बॉन्डिंग सामने आई, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है और मेटल के पास ऐसा d ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। इस बार रिवर्स, मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में रखता है, क्योंकि इसमें साइड बाय साइड शेयरिंग होती है, इसीलिए ये एक पाई बॉन्ड बना। ऊपर नीचे शेयरिंग से 1 पाई बॉन्ड बनता है और इस पाई बॉन्ड को बोलते हैं d पाई p पाई बॉन्डिंग। ऐसा करने से मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है और इसीलिए इसे बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत हुई, इसीलिए इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ये यूनिक फीचर सिर्फ मेटल कार्बोनाइल्स में देखने को मिलता है एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज इनके बॉन्ड्स और दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेटल कार्बोनाइल में किस तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलती है।